एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और अब बात करेंगे युद्ध की। दुनिया एक बार फिर युद्ध और शांति के चौराहे पर खड़ी है। 48 घंटे पहले तक अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में था, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यू टर्न लेते हुए नए हमले रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या सचमुच युद्ध रुक जाएगा? क्या ईरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? और क्या मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत होने जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने कहा अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। ट्रंप का दावा है मध्य पूर्व के सहयोगी देशों की कोशिशों से समझौते की रूपरेखा तैयार हुई है और इसी वजह से सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि इस दावे पर अभी तक ईरान की ओर से पूरी तरह सहमति नहीं दिखाई गई है, यानी युद्ध टला है, खत्म नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि यूएस आर्मी लॉक और लोडेड थी, फिर यह फैसला क्यों लिया गया? यूएस सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा मजबूत। तो दूसरी तरफ ईरान, कुछ अरब देशों ने हमला रोकने की अपील की। दोनों देशों के बीच डील के लिए ड्राफ्ट पर सहमति करीब बन गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को तुरंत बिना शर्त के खोलना होगा, ईरान का न्यूक्लियर खतरा कम करना होगा। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ये डील जल्दी पूरी नहीं हुई तो अमेरिका कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। यानी फिलहाल मिसाइलें रुकी हैं, लेकिन खतरा नहीं टला है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे कूटनीतिक कोशिशें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर ट्रंप से बात की और संभावित बड़े हमले को टालने की अपील भी की गई है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो पश्चिम एशिया की जंग है, जद्दोजहद है, क्या ये खत्म होगी या फिर नहीं? क्योंकि अगर समझौता हुआ तो ईरान पर हमले टालने के लिए अमेरिका तैयार है। हालांकि देखिए, ट्रंप आए दिन अपने बयान जरूर बदलते हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अजिताभ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। चर्चा की शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगी कि वो ट्रंप जो आए दिन अपने बयानों को बदलते हैं, अब उन्होंने एक बार फिर यू टर्न लिया है। आज सोमवार है, सोमवार को बातचीत होनी है। इस बातचीत से आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही है? जी प्रेरणा जी, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का बयान तो आ गया है कि आज दोपहर में बातचीत होने की संभावना है। और जो अभी तक स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्रंप की एक पूरी पूरी थ्रेट दी गई, उसके बाद ईरान के तरफ से काफी स्टेटमेंट आए हैं, मीडिएटर्स की एक्टिविटी दिख रही है। तो अब लगता है कि कूटनीति कुछ काम कर रही है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का जो थ्रेट था वो हवा में हो गया, वो एक तरह से गीदड़ भमकी ही थी, उनको पीछे मुड़ना पड़ा है। इससे तो ऑब्वियस है, क्योंकि अब जो बातचीत है उसमें कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठ रहे हैं। जो ईरान के अभी 3 बड़े लीडर्स की भी स्टेटमेंट आई है, उसमें यही है कि भाई एमओयू है, उस पे बातचीत होनी चाहिए, एमओयू को बेस बनाना चाहिए, जैसा कि ईरान के राष्ट्रपति कहते दिख रहे हैं। तो एक तरफ ट्रंप की ये बात कि हम अभी रुक गए हैं और बातचीत बढ़ रही है, मीडिएटर्स इसमें, मुझे लगता है कि आज शायद मीडिएटर्स तेहरान जाएंगे जैसी खबरें आ रही हैं और वहां पे कुछ बातचीत होगी। और साइड बाय साइड ओमान से भी बातचीत इनकी डायरेक्ट बाइलेटरल, ईरान और ओमान की बातचीत हो रही है हॉर्मुज को लेके। और मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकलने की बात हो रही है वहां पे कि जो शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, वो ईरान के रास्ते से जाएंगे, मींस ईरान के परमिशन से जाएंगे, और ओमान के रास्ते से वो बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है ये बीच का रास्ता है, कुछ ना कुछ संभावना बन रही है, लेकिन कहना मुश्किल है। ट्रंप झुके तो हैं, लेकिन अभी भी उनकी थ्रेट है कि बहुत कम टाइम हम दे रहे हैं। तो वी होप कि आगे कुछ बढ़ोतरी हो आज दोपहर शाम में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। माथुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। मैं इससे शुरुआत करूंगी कि ये जो बातचीत होने वाली है, क्या आपको लगता है कि सच में अमेरिका का टोन डाउन हुआ है? वो अमेरिका जो अब तक ये कह रहा था कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान पर, लॉक एंड लोडेड हैं, अब वो यू टर्न ले चुका है। ये जो बातचीत होने वाली है, मीडिएटर्स की भूमिका को समझाते हुए आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या मामला अब शांत होने वाला है या फिर ये इसे अस्थायी शांति माना जाए? जय हिंद प्रेरणा, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि इस समस्या का समाधान कूटनीति की मेज पे ही निकलेगा। इसमें कोई संदेह होने की आवश्यक कोई गुंजाइश है नहीं।
कूटनीति से ही निकलेगा। और ये जो हमले लगातार हो रहे हैं या बार बार एस्केलेट हो रहा है या उसको नीचे निकर किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को पकड़ने की कोशिश है, जिससे कि जब आप कूटनीति की मेज पर पहुंचे तो आप एक ताकत की जगह से बातचीत कर सकें और अपनी शर्तें मनवाने के लिए आपके पास कुछ कुछ दम हो। जहां तक सवाल डोनाल्ड ट्रंप का है, देखिए इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने इन लोगों को शांति करके उसके बाद तुरंत हमले किए हैं, चाहे वो जून 2025 हो, फरवरी 2026 हो या उसके बाद कभी भी। जब भी बात शुरू होती है और ऐसा लगने लगता है कि अब बातचीत आगे बढ़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप एक और हमला कर देते हैं। और हर बार ये कंक्लूड किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो समय निकाला था, इसको अपनी जो जो स्ट्रेंथ है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट और रीगेन करने के लिए निकाला था। ये फिर एक संभावना है कि वो तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए जेलेंस्की उनसे मिल के आए हैं, वो उनसे मिल के आए हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन प्रयास जारी है। इस डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न में भी मुझे कहीं ना कहीं कोई साजिश जैसी चीज नजर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये देखिए मेडिएटर्स की बात क्या होती है, क्या आगे बढ़ता है। आप पाकिस्तान जैसे देश को मीडिएटर बनाएंगे जिनके घर में चारों तरफ से वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं, तो कहाँ बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। तो मेरा ये मुझे ये लग रहा है कि ये भी एक छोटा पॉज है और कुछ समय के बाद शायद, मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन शायद प्रेरणा ये होने की संभावना है कि एक बार फिर ये युद्ध आगे बढ़े, इसकी विभीषिका हमको देखने को नजर आए। इजराइल का रोल, मैं फिर इस बात को इंसिस्ट करूंगा कि इजराइल अपना काम लगातार करता रहेगा। देखिए सीज फायर का 15-20 दिन का इसका लाभ उठा करके ईरान ने पूरा प्रयास किया है कि वो अपने हिजबुल्लाह और हूती को थोड़ा सा आर्म करे, ताकि अगर जब भी आवश्यकता पड़े हूती की कि वो लाल सागर के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाएं, तो वो उन्होंने प्रयास जरूर किया है। इस वजह से ये बात मुझे लगभग निश्चित लग रही है कि इजराइल ना तो अपने पकड़े हुए क्षेत्रों को छोड़ने वाला है और ना ही वो जब बिल्कुल। तक इनको इतना कमजोर नहीं कर ले तब तक ये लड़ाई पूरी तरह से बंद होने वाली है। तो इसको भी एक छोटा पॉज मुझे लग रहा है, मैं कहना चाहूंगा। उम्मीद करता जी, हूं कि बातों से कुछ निकल के आए, लेकिन संभावना कम है। बिल्कुल ठीक कहा अजिताभ सर। पहले हम इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस को देखते हुए शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेस सेविंग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब ये सिनेरियो नहीं है। उन्हें भी पता है कि वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो अब ये जो बातचीत चल रही है, लगातार जो डबल स्टैंडर्ड दिखता है, जो डेटरेंस दिखता है अमेरिका का, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, आप भी इसको पॉज मान रहे हैं या ये फिर से एक टाइम बाइंग प्रोसेस शुरू हो चुका है? अभी ये और लंबा खींचने ही वाला है, कोई समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। ये डबल ट्रैक डिप्लोमेसी जो चल रही है दोनों की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरफ थ्रेट का भी सहारा ले रहे हैं, भले ही वो खोखला हो, बैक ट्रैक हो जाते हैं उस पे। दूसरी तरफ वो बातचीत की भी बात लगातार करते रहे, वो कभी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बातचीत नहीं चल रही है। हाँ, वो इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और ईरान मान जाएगा, ईरान आ जाएगा। तो उनके तरफ से भी दोनों कूटनीति और रणनीति दोनों का सहारा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का भी आप देखें, ईरान बातचीत के लिए कभी ना नहीं किया है, बातचीत कर रहा है, निगोशिएटर से जो कह रहे हैं उससे वो लगातार टच में है। और आप देख लीजिए पिछले 10 दिन से अगर देखा जाए तो उसके विदेश मंत्री, चाहे वो मीडिएटर्स हों, चाहे वो रीजनल प्लेयर्स हों, उससे क्षेत्रीय कूटनीति लगातार कर रहे हैं, लगातार उनकी बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम नहीं कर रहे हैं, उसको भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनके पास बचा खुचा है उसको संभालें, उसको बना के रखें डेटरेंस के रूप में। और तीसरी तरफ हॉर्मुज का जो बड़ा हथियार है वो भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से ये कूटनीति अपने डबल कह लीजिए कि ऑप्टिमाइजेशन पे है और साथ साथ बातचीत की भी बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा, जैसा माथुर सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये अभी टेम्पररी पॉज ही मैं कहूंगा इसको, अभी माइल्स टू गो। क्योंकि इजराइल में जो इलेक्शन है आप देख लीजिए, इजराइल अभी भी तैयार नहीं है। इजराइल के किसी भी क्वार्टर से, चाहे वो जो उसके
प्राइम मिनिस्टर हो, उसके विपक्ष के नेता हो, चाहे उसकी मिलिट्री हो या इजरायली अवाम है, वो निगोशिएशन के लिए ना तो उधर पैलेस्तीन के मामले में तैयार है कि वहां पे गाजा में बातचीत हो, वहां भी वो कंडीशन लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भी इनिशिएटिव लिया है वहां, उस पे वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि नहीं, पहले सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए, गाजा में जो हमास है उसको डिसआर्म किया जाए, उसके बाद ही इजराइल वहां वैकेट करेगा। तो इजराइल का भी मामला रुकता दिख रहा है। दूसरी तरफ यहां भी वो पॉज नहीं ले रहे हैं, उनको सिक्योरिटी का खतरा दिख रहा है। तो इजराइल इलेक्शन की वजह से, अमेरिका और इजराइल दोनों में इलेक्शन चूंकि अक्टूबर नवंबर में है, उसकी वजह से भी ये एक है कि कहीं बैकफायर न कर जाए डोमेस्टिकली, उसको भी देखते हुए ये लोग कदम कदम एकदम सोच समझ के अपना आगे बढ़ा रहे हैं और इससे डिले की संभावना भी बन रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं वापस लौटती हूं, एक और अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। हॉर्मुज पर ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। जलडमरू मध्य खोलने पर कोई सहमति नहीं बनी है, ईरान ने यह क्लियर किया है। ईरान ने समझौते से जुड़ी रिपोर्टों को निराधार बताया है, बेसलेस। मार्ग खोलने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो देखिए, वही कुल मिलाकर सिनेरियो नजर आता है। इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि ईरान का इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा। हमले में इजराइल के कई फाइटर जेट्स नष्ट किए हैं ईरान ने। कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है हर बीतते दिन के साथ। तो देखिए, दावे अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त इस युद्ध को रोकने का एक ही रास्ता है कि कूटनीति को अपनाया जाए, बातचीत की मेज पर आया जाए। अब सीधा रुक करते माथुर सर, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बातचीत की, गुजारिश ये की ट्रंप से कि अब जो है इन अटैक्स को रोकना जरूरी है। 20 जुलाई को ही हुती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया था, रेड सी में ब्लॉकेट करेंगे हम सऊदी अरब के खिलाफ। तो यानी कि कुल मिलाकर सिनेरियो ये समझ में आता है कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज तो फ्लैश पॉइंट बना ही हुआ है। अगर इसको यहां नहीं रोका गया, बातचीत नहीं हुई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो अगला नंबर बाब अल मंदेब का होने वाला है। प्रेरणा, ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सऊदी अरब का जो आप उनकी परिस्थिति समझिए, सॉरी, सऊदी अरब की लगभग पूरी 90% उनकी जो इकोनॉमी है वो तेल के निर्यात के ऊपर या निर्यात बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है उनकी। और अगर उनका अधिकतर एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, बाब अल मंदेब से या सुएज कैनाल से होता है। अब आप देखिए कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, बाब अल मंदेब से आपने सऊदी अरब के जहाजों को जाने से मना कर दिया और सुएज कैनाल के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए आप सुएज कैनाल पर दबाव नहीं भी बनाते हैं, अगर लाल सागर के ऊपर आपने पूरा प्रभुत्व जमा लिया, तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब का कोई भी जो व्यापार है, समुद्री व्यापार, वो सुचारू रूप से चल सकता है और उससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कहने का अर्थ यह है कि इस पूरे पश्चिम एशियाई जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो से अगर कोई 2 देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें से एक सऊदी अरब है और सऊदी अरब नहीं चाहता कि ये और ज्यादा आगे बढ़े, जिससे कि उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमी के पैरामीटर्स ऐसे हैं नहीं जिससे कि वो अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो ये मेरा मानना है कि सऊदी अरब दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि किसी प्रकार से इस चीज को रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, प्रेरणा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसके पास और कोई चारा नहीं है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। और जब तक आप अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट्स, मैंने कई बार ये बात कही है, डिजायर्ड एंड स्टेट्स को उतनी एक्सट्रीम्स में रखेंगे, कोई सोल्यूशन निकलने की संभावना नहीं है। अगर अमेरिका कहता है कि आप पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो और 28 फरवरी से पहले वाली परिस्थिति में आ जाओ, वो ईरान को मंजूर नहीं होगी। और ईरान अगर कहता है कि अमेरिका पूरी तरह से अपना बोरिया बिस्तर मान करके पश्चिम एशिया चला जाए, वो उसको मंजूर नहीं होगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको दोनों को अपनी अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट में लचीलापन दिखा करके थोड़ा थोड़ा टोन डाउन करने की आवश्यकता है, अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए। वरना आप लड़ते रहिए, रूस और यूक्रेन की तरह 4.5 साल हो गए और 4.5 साल लड़ेंगे,
तो मेरा ये बिल्कुल। कहने का अर्थ है कि इस युद्ध से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत व्यापक असर पड़ रहा है और इस वजह से ये युद्ध हम इतनी इतनी ज्यादा परेशानी पूरे विश्व को यूक्रेन और रशिया के युद्ध से नहीं हुई थी कभी भी, जितनी की इससे हो रही है, क्योंकि इससे तमाम विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि अभी हमको इनको देखने की जरूरत है अपनी अपने डिजायर्ड एंड। ये जो जब तक इनकी विचारधारा जिहादी मानसिकता वाला लीडरशिप ईरान में रहेगा, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी किस्म के सॉल्यूशन की संभावना बहुत क्षीण है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको सिवाय जिहाद के, सिवाय इसके कुछ नजर नहीं आता। आपको मैं उदाहरण देता हूं, देखिए हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह के कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी उनका पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा काम है कि यहूदियों को दुनिया से खत्म करना। इस तरीके की बिल्कुल। जो आपकी आपकी विचारधारा है, प्रेरणा, तो आप किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर वो शांति की बातचीत में अग्रसर होंगे? मुझे पूरा पूरा शक है। इस रिजीम को जाना होगा या अपनी विचारधारा बदलनी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजिताभ सर। देखिए, चूंकि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जैसा कि कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि पेंटागन ने सीधे सीधे कई अरब डॉलर का हिसाब बता दिया है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का इतना खर्चा हुआ है, यानी कि अर्थव्यवस्था अमेरिका की भी कहीं ना कहीं इसके जद में आ रही है। क्या आपको सच में लगता है कि अमेरिका जैसी इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ होगा इस युद्ध से, एक्सपेंडिचर इतना आया होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये युद्ध पिछले साल से ही लिटरली आप कह लीजिए कि पिछले जून में 12 दिन की लड़ाई, उसके बाद अभी 40 दिन, फिर 13 दिन। तो डेली का जो कॉस्ट है अमेरिका का, ऑपरेशनल कॉस्ट ही इतना ज़्यादा है, हज़ारों करोड़ रुपए में है। तो ये खर्च कहाँ से आ रहा है? अल्टीमेटली अमेरिका की पब्लिक ही तो पे कर रही है। भले ही तेल से इनकी कमाई बढ़ी है, नो डाउट, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका के अंदर में गैसोलीन की प्राइस भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, महँगाई बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि रोजगार भी बढ़ गए। वहां भी जो इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका ने अपनाई, राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसकी वजह से वहां स्किल लेबर की क्राइसिस होने की संभावना दिख रही है और उससे उनके प्रोडक्शन पे, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो उनके व्यापार के हो, उस पे भी असर पड़ेगा। तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी निश्चित रूप से स्लो होगी, उनके जो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके। दूसरी तरफ जो टैरिफ का ये बार बार थ्रीट देते हैं, उससे भी अमेरिका कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक टैरिफ को एक विपेन के रूप में इस्तेमाल करते रहे। दूसरे को आप इस तरह से कि भाई तुम पे टैरिफ लगा देंगे, तुम ऐसे, तो भाई उसका तो असर अमेरिका के भी प्रोडक्शन पे पड़ेगा और वहां प्रोडक्शन कॉस्ट इतना हाई है कि दूसरे देश उसके सामान को लेंगे कैसे? तो चाइना को तो आप मौका दे रहे हैं। तो अमेरिका की इकोनॉमी चारों तरफ से, तेल से भले वो कमा रहे हैं, हथियार से कमा रहे हैं, प्रोडक्शन भी उनका स्लो हुआ। जैसे मैंने कहा कि कोविड के बाद से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हमें चीन ने रोक दिया, उससे इनके डिफेंस प्रोडक्शन भी अफेक्ट हुए हैं। तो इकोनॉमी को कई तरह से चोटें आई हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के जो इलेक्शन प्रोसेस हैं, जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी हरास हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका के डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली भी आप देख लीजिए, विदेशों में अमेरिका की साख निश्चित रूप से गिरी है। उसके पार्टनर्स के साथ वो नहीं खड़ा हो पा रहा है। जो भी नेटो के अंदर उसकी संधि थी, उसको भी उसने तोड़ने की कोशिश की, थ्रेट देने की कोशिश की। उसके अपने नेबर्स कनाडा, मेक्सिको, जो एक तरह से उन्होंने सिक्योरिटी के ढाल के रूप में अमेरिका को अभी तक सपोर्ट किया है। अमेरिका को पीसफुल होने के पीछे अमेरिका के नेबर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अनलाइक इंडिया। तो आप देख लीजिए, अगर अपने नेबर्स जो उसको एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अमेरिका को टाइम दिया कि तुम बाहर एक्सपेंड करो, और 750 देशों में अपने मिलिट्री ठिकाने उन्होंने बना लिए, तो अमेरिका जिस नेबर्स ने उसको सपोर्ट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको भी आप परेशान करते रहे। आपके जो दूर के नेबर्स पार्टनर्स हैं, उसको भी आपने दूर ही किया है। खाड़ी के देशों में भी वही हाल किया। इजराइल को भी गाहे बेगाहे राष्ट्रपति ट्रंप थ्रीट देते दिखते हैं। तो ऐसे में अमेरिका अकेले दम पे कितना आगे जाएगा, और वो भी खास करके ऐसे समय में जब चीन आर्थिक रूप से ही नहीं, सैन्य ताकत में भी अब बहुत आगे बढ़ रहा है और वो अब बार्गेन की स्थिति में बहुत ज्यादा आ गया। वो हमने पिछले देखा कैसे राष्ट्रपति ट्रंप को भाग के चीन जाना पड़ा, और वो तो फिर से चीन के राष्ट्रपति को वकालत कर रहे हैं कि सितंबर में आइए, 23 सितंबर को जाने की भी बातें हैं।
तो ये दिखाता है कि अमेरिका की जो चाल है, जो पेच है, वो ढीली हुई है और अब वो बिल्कुल। छटपटाहट की स्थिति में है और उसमें ईरान का युद्ध एक आग में घी का काम किया है। इसकी वजह से जी। अमेरिका की परेशानियां बढ़ी हैं। शक्तिशाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बिल्कुल ठीक है आपने अजिताभ सर। और बाथू सर आप जुड़े रहिए, मैं वापस लौटती हूँ। एक अपडेट है, यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इलाके को निशाना बनाए जाने का आरोप है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और हमले के बाद इलाके में राहत और बचाव अभियान जारी कर दिया गया है। तो देखिए यूक्रेन से जुड़ी ये खबर है, रिहायशी इलाके को निशाना बनाए जाने का आरोप है और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस फ्रंट पर भी लगातार अटैक्स हो रहे हैं। सीधा रुक करते अपने गेस्ट का। माथुर सर, ये जो आप इसे टोन डाउन कहिए या पॉज कहिए या टाइम बाइंग प्रोसेस कहिए, लेकिन कुछ वक्त के लिए अटैक्स रुके हैं। साइकोलॉजिकली अगर इसे सोचें तो क्या ईरान इसे अपनी जीत कंसीडर करेगा? और दूसरा एक और ये कि CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का इन महीनों में जो अटैक्स अमेरिका ने किए, इसके बाद स्टॉक जो है खत्म हो रहा है अमेरिका का। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है, सामरिक तौर पर भी और आर्थिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो अजिताभ सर ने कहा कि भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आप देखिए आज अमेरिका की समस्या क्या है। अमेरिका की समस्या उनका अहंकार है, उनका ये मानना कि वो सबसे उत्तम है और बाकी पूरी दुनिया जो है वो उनसे नीचे है और वो बराबरी का कोई सिस्टम वहां पर नहीं है। एक जो शब्द अमेरिका की डायरेक्टरी से जो मैं बार बार डिक्शनरी से मिसिंग है, जो बार बार कहता हूं, वो इक्वालिटी है। वो किसी को भी बराबर नहीं समझते और उनका भी एकमात्र तरीका ये है कि दबाव डालो, प्रेशर डालो, टैरिफ लगाओ, ये करो, वो करो, सैंक्शंस लगाओ और फिर अपनी बात मनवाने की कोशिश करो। मैं आपको बता सकता हूं प्रेरणा कि ये दिन अब चले गए हैं। अमेरिका का जो एक छत्र राज हुआ करता था वो समाप्त है। इसमें अमेरिका को भी शक नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया को कोई शक नहीं होना चाहिए। पूरे यूरोप ने एक अपना अलग डिफेंसिव आर्किटेक्चर ढूंढना शुरू कर दिया है। स्पेन की हुई घटना के बाद से वो अपनी बाउंड्री सिक्योरिटी की भी बातचीत उन्होंने करनी फिर दोबारा शुरू कर दिए। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के जो 7 लोग थे वो लगातार उनसे दूर होते चले जा रहे हैं और आप अकेले दम पर कुछ वेनेजुएला कर सकते हैं और कुछ नहीं आप कर पाएंगे। आप देखिए जिस प्रकार से उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बातचीत करके और ग्रीनलैंड पे को धमकी दे करके उन्होंने पूरे यूरोप को अपने खिलाफ कर लिया। पूरी जो उनकी पॉलिसीज ट्रंप की सेकंड टर्म्स में रही हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये बात जितना जल्द अमेरिका समझे उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। और जहां तक सवाल ईरान की जीत का है, प्रेरणा मैं ये बार बार कहता हूं कि ईरान को समझने की जरूरत है कि मिलिटरीली वो अमेरिका को नहीं हरा सकते। आप चाहे कितना भी कुछ भी कहते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल। ईरान अमेरिका के सामने टिका रहा है, वो जीता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कंक्लूडिंग सवाल अजिताभ सर आपसे कि भारत के लिहाज से हम सोचे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी, तो भारत के लिहाज से क्योंकि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़ तो लगातार फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, आने वाले दिनों में और कितनी चिंता बढ़ सकती है? देखिए, चिंता तो है। अभी एक गुड न्यूज आया है कि बाब अल मंदेब के रास्ते सऊदी अरब का एक टैंकर, इनफैक्ट भारत का एक टैंकर कह लीजिए, 2 मिलियन बैरल तेल लेके वहां से निकला है। तो हूती के नाकाबंदी के बावजूद सऊदी का 2 टैंकर निकला है, उसमें से एक भारत का है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, वो निकल चुका है बाब अल मंदेब से। तो ये राहत की बात है कि भारत के टैंकर्स को ईरान और उसके प्रॉक्सीज निकलने दे रहे हैं। दूसरी तरफ चिंता तो है क्योंकि भारत की तो बहुत बड़ी 90% हमारा इंपोर्ट बेस्ड अगर एनर्जी है, तो उससे हमारी चिंता बढ़ी है। और जितना हमने डाइवर्सिफाई करके बैलेंस करने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर ये लॉन्गर इस तरह से हॉर्मुज का ब्लॉकेड चलता है तो इससे पूरे दुनिया की इकोनॉमी, अभी अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट आई है कि ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी आधे % पे आके रुक जाएगी लगभग, अगर इसी तरह से ये ब्लॉकेट अगले साल तक भी खिंच गया तो आप देख लीजिए इससे भारत सहित सारे दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा है, महंगाई बढ़ी है और उससे ऑफ कोर्स बेरोजगारी भी बढ़ी है।
तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की। और भारत ने तो चूंकि ईरान के साथ वहां बहुत बड़ा हमारा जो चाबहार में हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, भारत के लिए अमेरिका ने बहुत परेशानियां क्रिएट की हैं ईरान पे बैन करके। ईरान हमारा 12-13% हम ईरान से इंपोर्ट करते थे तेल, उसको और सस्ते में करते थे, उन सारे को बंद कर दिया गया। जो सेंट्रल एशिया की मध्य एशिया में हमारे रास्ते ईरान के थ्रू खुलते थे और अफगानिस्तान को हम मदद पहुंचाने में कामयाब थे, और उससे आगे बढ़ के सेंट्रल एशिया में हम सपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो इन सारे पे हमारे को कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ा डैमेज अमेरिका की ये पॉलिसी ने दिया है। और अमेरिका को सोचना चाहिए कि हमारे जैसे डेमोक्रेटिक मित्र देश जो अमेरिका के हैं, उनको इस तरह से अगर अमेरिका ने आघात किया है, चाहे वो यूरोप के देश हो, उसके अपने नेबर्स हो और भारत जैसे देश हो, तो इसमें अमेरिका कितना आगे अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा। और मुझे लगता है ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप को होगा, और फिर हमारे जो रिश्ते हैं वो इंप्रूव होंगे, क्योंकि इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा चोट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अजिताभ सर और माथुर सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।